हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजट के बारे में और बजट पर संसदीय और प्रशासकीय नियंत्रण के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि बजट क्या होता है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी अंग्रेजी शब्द से हुई है बोजुट, BOUGETTE। बोजुट शब्द से बजट की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का एक थैला या फिर झोला। यह शब्द सबसे पहले 1773 में इंग्लैंड की संसद में व्यंग्य स्वरूप बोला गया था इसको, जो आज विश्व भर में प्रचलित हो गया है। ब्रिटेन के तत्कालीन वित्त मंत्री, जिनका नाम था सर रॉबर्ट वॉलपोल, उन्होंने अपने वित्तीय प्रस्ताव को संसद के सामने प्रस्तुत करने के लिए अपनी मेज पर रखे एक चमड़े के थैले में से जब अपने वक्तव्य की प्रति निकाली, एक कॉपी निकाली, तब सदस्यों ने खिल्ली उड़ाते हुए व्यंग्य में कहा था कि अब वित्त मंत्री ने अपना बजट यानी चमड़े का थैला खोला है। इसके बाद तो आय व्यय के ब्यौरे का नाम ही बजट पड़ गया। अब बजट शब्द जो है वह वित्तीय कागजात का निर्देश करता है, न कि झोले इत्यादि का। यानी इसकी शुरुआत एक चमड़े के थैले के रूप में हुई थी और आज के टाइम में बजट के लिए हम आय व्यय का ब्यौरा, उसी के नाम को बजट कह देते हैं। आज के टाइम में बजट कागजात का निर्देश करता है, झोले या फिर चमड़े के थैले का नहीं। बजट का अर्थ बजट प्रणाली कुशल राजस्व प्रबंधन का आधार है। सामान्य अर्थ में बजट वार्षिक आय और व्यय का विवरण होता है, यानी ईयरली कितनी इनकम हुई है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, उसका विवरण होता है बजट। सामाजिक विज्ञान शब्दकोश के अनुसार इसकी परिभाषा है बजट प्रणाली का वास्तविक महत्व इस कारण है कि ये किसी सरकार के वित्तीय मामलों के क्रमबद्ध प्रशासन की व्यवस्था करता है। बजट प्रणाली का वास्तविक महत्व इस कारण है कि किसी संसद के जो वित्तीय मामले होते हैं उसका क्रमबद्ध प्रशासन की व्यवस्था करता है। ये बजट का मीनिंग है और ये डेफिनेशन है सोशल साइंस डिक्शनरी के अनुसार। उसके बाद आता है एक और डेफिनेशन मुनरो के अनुसार। मुनरो ने कहा है कि बजट आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आय व्यय का प्रबंध करता है। इसका प्रबंध करने की एक योजना है, यानी अपकमिंग जो ईयर आने वाला है उसके बारे में आय और व्यय का प्रबंध करने की योजना बजट है। इसमें एक और समस्त आय का अनुमान होता है तो दूसरी ओर समस्त व्यय का अनुमान दिया जाता है कि इतनी आय हमें यहाँ से प्राप्त होगी और इतना हमें व्यय करना है, उसके बारे में एक आय व्यय का विवरण होता है बजट। अतः बजट कार्य संबंधी एक योजना होती है, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मुख्य कार्यपालिका के कार्यक्रम को प्रतिबिंबित और स्पष्ट करती है। यह सरकार के राजस्व और व्यय के वितरण मात्र से कहीं अधिक व्यापक वस्तु है। इसके 3 कार्य होते हैं: कंट्रोल रखना, मैनेजमेंट करना और प्लानिंग करना। नियंत्रण, प्रबंधन और नियोजन करना बजट के 3 कार्य हैं। भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या है? किसी भी देश की बजटीय प्रक्रिया में 4 क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले बजट की तैयारी की जाती है, फिर बजट का विधिकरण किया जाता है, 3rd स्टेप में बजट का क्रियान्वयन होता है और 4th स्टेप में आता है बजट का विधायी नियंत्रण। यानी सबसे पहले तैयारी करेंगे, फिर उसको कानूनी रूप देंगे, फिर उसको लागू करेंगे और फिर उस पर कंट्रोल रखेंगे। हमारा मेन टॉपिक है वित्त पर संसदीय और प्रशासकीय नियंत्रण। वित्त प्रशासन की अंतिम सोपान पर संसदीय नियंत्रण आता है। यानी हमने जो ऊपर 4 क्रियाएं पढ़ी उसमें सबसे लास्ट में आता है वित्त पर संसदीय नियंत्रण। भारत में संसदीय पद्धति की व्यवस्था के कारण कार्यपालिका संसद की आज्ञा के बिना किसी प्रकार का कोई भी व्यय नहीं कर सकती। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है। यहाँ की कार्यपालिका विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए वो उसकी आज्ञा के बिना किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं कर सकते और ना ही कोई टैक्स लगा सकती है। संसद के सदस्य किसी समय देश की आर्थिक, प्रशासनिक, अन्य किसी भी स्थिति के बारे में मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। संसद को यह अधिकार है कि वो मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य से प्रश्न पूछ सकते हैं और मंत्रियों को उन्हें उत्तर देना ही पड़ता है। इस प्रकार देश की वित्तीय व्यवस्था पर संसद का पूरी तरह नियंत्रण होना आवश्यक है। भारत जैसे संसदीय प्रजातंत्र में राजनीतिक कार्यपालिका संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। संसद वित्तीय व्यय पर नियंत्रण इस प्रकार से रखती है। सबसे पहला, बजटीय नियंत्रण के द्वारा, लोक लेखा समिति के माध्यम से, अनुमान समिति के माध्यम से और सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित समिति के माध्यम से या फिर विभागीय समितियों के द्वारा। इन 5 तरीकों से संसद वित्त पर नियंत्रण रखती है। इसमें सबसे पहला है बजटीय नियंत्रण। संसद के अनुमोदन के बिना कार्यपालिका कोई भी व्यय नहीं कर सकती।
साथ ही कार्यपालिका द्वारा किए गए प्रत्येक व्यय का लेखा परीक्षण भी होता है। लिखा जाता है उसके द्वारा हर एक किया जाने वाला खर्चा। भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक यानी भारत के CAG कैग के कार्यालय द्वारा संसद सरकारी व्यय का विस्तृत लेखा परीक्षण किया जाता है। इसकी रिपोर्ट को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराता है। भारत सरकार के सभी व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संबंध में भी इस कार्यपालिका के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है। महालेखा नियंत्रक व परीक्षक की रिपोर्ट को विस्तृत परीक्षण के लिए संसद लोक सेवा समिति, अनुमान समिति और उपकरण समिति के पास भेजता है। दूसरा तरीका है नियंत्रण का लोक लेखा समिति। संसदीय नियंत्रण संसद के द्वारा होता है, लेकिन संपूर्ण संसद के पास ना तो इतना टाइम होता है और ना ही इतनी क्षमता होती है, ना ही टेक्निकल नॉलेज होती है कि वह सार्वजनिक व्यय की सूक्ष्मता और गहराई से जांच पड़ताल करे। अतः सार्वजनिक व्यय का बारीकी से लेखांकन करने का कार्य कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त एक स्वतंत्र लोक सेवकों के वर्ग के द्वारा किया जाता है, जो अपनी रिपोर्ट संसद के सामने प्रस्तुत करते हैं। संसद इस लेखांकन के प्रतिवेदन की जांच करने के लिए एक विशेष समिति का गठन करती है, जिसे कहा जाता है लोक लेखा समिति। यह समिति महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच करके अपनी रिपोर्ट संसद के सामने प्रस्तुत करवा देती है। लोक लेखा समिति का संगठन कैसा है? आरंभ से ही इस समिति के सदस्यों की संख्या 15 थी, लेकिन 1955 में राज्यसभा के बल देने पर इनकी संख्या 22 कर दी गई है, जिनमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुने जाते हैं। इस प्रकार इसमें 22 सदस्य होते हैं। इनका कार्य है, यह समिति इस बात की देखभाल करती है कि जो धनराशि खर्च की गई है वह संसद के द्वारा स्वीकृत की गई है या नहीं, यानी जितना खर्चा हुआ है क्या संसद ने उस पर स्वीकृति दे रखी है। समिति यह देखती है कि जिस अधिकारी के द्वारा खर्चा किया गया है वह अधिकारी खर्च करने का अधिकार रखता भी है या नहीं। यह समिति सरकारी निगमों, परियोजनाओं द्वारा खर्च की जांच पड़ताल महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ही करती है। यह समिति उन विवरणों, तुलना पत्रों और लाभ हानि के विवरणों की जांच पड़ताल भी करती है जिन्हें किसी विशेष निगम या व्यापारिक संस्था परियोजना की वित्तीय व्यवस्था को नियमित करने वाले वैधानिक नियमों के अनुसार तैयार किया गया हो या फिर राष्ट्रपति उन्हें स्वीकार करना आवश्यक समझे। यह समिति सरकार के अधीन किसी भी संस्था के खर्च की जांच पड़ताल कर सकती है और उसकी रिपोर्ट भी संसद के सामने प्रस्तुत करती है। यह समिति उन स्वायत्त संस्थाओं की आय व्यय के प्रपत्रों की जांच पड़ताल भी करती है जिनका लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। यह उन विषयों के संबंध में भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर रिपोर्ट पर विचार करती है जिनके संबंध में राष्ट्रपति से किसी भी आय प्राप्ति का लेखा परीक्षण की मांग करे। इस प्रकार जो लोक लेखा समिति के ये कार्य हैं जिनको वो पूरा करती है। तीसरा नियंत्रण किया जाता है अनुमान समिति के द्वारा। राष्ट्रीय वित्त पर संसदीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है अनुमान समिति। इस समिति का मुख्य कार्य है संसद के प्रत्येक कार्य को मितव्ययता के साथ करने के बारे में सलाह देना, यानी कम खर्च में कम टाइम में करने के बारे में सलाह देना। अनुमान समिति के संगठन में 30 सदस्य आते हैं जिनका चुनाव प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोकसभा के सदस्य अपने में से ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा कर लेते हैं। इनका कार्य होता है प्रशासन में मितव्ययता कार्यकुशलता लाने के लिए लोकसभा को सजेशन देना, प्रशासन में कार्यकुशलता या मितव्ययता लाने के लिए सरकार की वर्तमान नीति के स्थान पर कोई अन्य सुझाव देना, इस बात का परीक्षण करना कि प्रशासकीय कार्य में लगाया गया धन अनुमान में निहित नीति की सीमाओं के अंतर्गत है भी या नहीं। अनुमानों को संसद के समक्ष रखे जाने की विधि के संबंध में भी सुझाव देना अनुमान समिति के काम है। चौथा नियंत्रण रखा जाता है सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित समिति के द्वारा। सार्वजनिक उद्यमों की वित्त व्यवस्था और सामान्य नीति पर संसदीय नियंत्रण के लिए संसद के द्वारा इस समिति की स्थापना 1 मई 1964 को की गई थी। इससे पहले सार्वजनिक उद्यमों पर नियंत्रण रखने के लिए संसद की कोई विशेष समिति नहीं थी और यह कार्य अनुमान समिति के द्वारा या सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा ही किया जाता था। संसद के सदस्य इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित एक समिति का निर्माण किया गया 1 मई 1964 को। इसके संगठन में इसकी सदस्य संख्या जो है 15 थी, जिनमें से 10 लोकसभा के थे और 5 राज्यसभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुने जाते थे। लेकिन 1 अप्रैल 1974 को 10 साल बाद इसके सदस्यों की संख्या 22 कर दी गई, जिनमें से 15 लोकसभा के द्वारा और 7 चुने जाएंगे राज्यसभा के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से। आरंभ में इस समिति के सदस्यों में से 1/3 सदस्य हर साल रिटायर हो जाते थे और उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। इस समिति के कार्य हैं सार्वजनिक उद्यमों की रिपोर्ट, अभिलेखों की जांच पड़ताल करना,
सार्वजनिक उद्यमों के संबंध में यदि कोई नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट हो तो उसकी जांच करना। सार्वजनिक उद्यमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संबंध में जांच करना कि इन उद्यमों का शासन, संचालन व प्रबंधन व्यवस्था व्यावसायिक सिद्धांतों या उपयुक्त वाणिज्यिक नियमों के अनुसार है या नहीं। सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित अन्य ऐसे कार्य जो अनुमान समितियां सार्वजनिक समिति को सौंपे गए हों और वे कार्य जो समय समय पर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे गए हों, उनकी जांच पड़ताल करना। अगली समिति जो कि वित्त पर नियंत्रण रखने वाली है वो है विभागीय समिति। लोकसभा के नियमों की समिति की अनुशंसा पर 8 अप्रैल 1993 को 17 स्थायी समितियों की स्थापना की गई। सन 2004 में किए गए संशोधन के बाद संसद की स्थायी समितियों की संख्या 17 से बढ़ाकर 24 कर दी गई। इनमें से 16 समितियां लोकसभा की हैं और 8 राज्यसभा की हैं। इनका संगठन पूर्व में प्रत्येक समिति के 45 सदस्य होते थे, जिनमें से 15 राज्यसभा के और 30 लोकसभा के होते थे। 1 वर्ष के लिए इनको मनोनीत किया जाता था। अब प्रत्येक समिति में 21 लोकसभा के हैं और 10 राज्यसभा से सदस्य होते हैं, यानी अब कितने हैं? 31 है। इनके कार्य हैं भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान की मांगों पर विचार करना और उसके बारे में संसद को सूचना देना। लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा समिति को भेजे गए इस प्रकार के विधेयकों की जांच पड़ताल करना और जैसा भी मामला हो उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना। मंत्रालयों और विभागों की वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करना और उसकी रिपोर्ट बनवाना। सदन में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और यदि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा उसे समिति को भेजा गया है तो उस पर विचार करना और जैसा भी हो उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना। तो ये था वित्त पर या बजट पर संसदीय नियंत्रण। उसके बाद आता है वित्त पर प्रशासकीय नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। वित्तीय मामलों में भारत सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करने का अंतिम उत्तरदायित्व प्रशासन पर ही होता है। संसद तो केवल कानून बना देती है, लेकिन उन कानूनों को लागू करने का उत्तरदायित्व प्रशासन पर होता है। जो कुछ भी व्यय होता है वह तो नीति के आधार पर ही होता है। इस प्रकार सरकार द्वारा सरकार जो है वो संसद की नीति को कार्यान्वित करती है। इसके लिए है आर्थिक समिति। सभी वित्तीय प्रश्न जिन्हें मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलती है वे मंत्रिमंडल की एक समिति, जिसे आर्थिक समिति कहते हैं, उसके समक्ष आ जाते हैं। इस समिति में वित्त मंत्री के अतिरिक्त 5 अन्य मंत्री होते हैं जिनका संबंध होता है आर्थिक मामलों से। इनके कार्य है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की सभी क्रियाओं का निर्देशन, समन्वय करना, केंद्र और राज्य सरकारों के विकास कार्यों में प्राथमिकता का निर्धारण करना और साधनों के विकास के संबंध में सिफारिश करना। दूसरा इसमें आता है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय का कर्तव्य है कि वे इस बात पर दृष्टि रखे कि विभिन्न विभागों में सार्वजनिक व्यय के संबंध में मितव्ययता से काम लिया गया है या नहीं। वित्त मंत्रालय इस संबंध में प्रत्येक विभाग को सावधान किए रहता है कि बजट की सीमाओं से बाहर ना जाए और जितना व्यय 1 वर्ष में कर सकते हैं उससे ज़्यादा ना हो जाए। वित्त मंत्रालय सार्वजनिक आय व्यय दोनों पर अपना नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। भारतवर्ष में केंद्रीय वित्त मंत्रालय 2 विभागों में संगठित है, राजस्व और व्यय विभाग। इस विभाग में राजस्व और व्यय का नियंत्रण होता है। दूसरा है आर्थिक कार्य का विभाग। इस विभाग का काम है बजट अनुमानों को तैयार करना और उसको लागू करना। तीसरा कंट्रोल रखा जाता है अक्षेशन और लेखा विभाग के द्वारा। शासन विभाग जिस धन को प्राप्त करके खर्चा करेगा उसकी देखभाल के लिए एक जांच विभाग होता है। जांच विभाग का काम है शासन विभाग से पूरी तरह से स्वतंत्र रहकर काम करना। यह विभाग शासन विभाग की गलतियों के लिए लोकसभा की नजरों में स्वतंत्र होता है। वास्तव में यह होता भी इसी कार्य के लिए है। यदि हिसाब से कोई गलती होती है तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक उसको सार्वजनिक हिसाब समिति की नजरों में लाता है। इस प्रकार महालेखा परीक्षक व्यवस्थापक सभा के बदले में कार्य करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जांच विभाग भी लोकसभा की भांति इस पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है। भारत में संसदीय पद्धति की व्यवस्था की गई है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, जिसके अनुसार सरकार संसद की आज्ञा के बिना किसी प्रकार का कोई भी खर्चा नहीं कर सकती और ना ही कोई किसी प्रकार का टैक्स लगा सकती। वस्तुतः सरकार प्रशासन और वित्तीय संबंधी मामलों के बारे में संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है और संसद या प्रशासन वित्त पर कुछ कंट्रोल रखता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।